students, very welcome to all of you in your bio, academic and spiritual science classes. Dear students, आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पढ़े, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होता है, इसीलिए दो पेरेंट मिल करके इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बाई पेरेंट होना आवश्यक है, तो बाई पेरेंटल करता है। साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों होता है। ठीक है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन करता है तो ये दोनों चीज़ें तो कंप्लीट करना आवश्यक भी है, इसलिए कंप्लीट करता है। और साथ ही साथ हम लोग लेसन की स्टार्टिंग में जब इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का देख रहे थे, तो उसमें जो सबसे पहला इवेंट था, क्या देखा था? गैमेटोजेनेसिस, GPGP। वहां पे जो पहला लेटर G था, दैट वाज रिफरिंग टू गैमेटोजेनेसिस। तो वही गैमेटोजेनेसिस अब हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस चूंकि ह्यूमन बाईपेरेंटल है, तो मेल और फीमेल दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसको oogenesis कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसेस गैमेट्स इन देयर गोनेड्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल के ओवरी में गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी, लेकिन यूनिक बात यह है कि फीमेल में जो oogenesis होता है, जिसके द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है, यह oogenesis की प्रोसेस फीमेल में तब से शुरू हो जाती है जब वह अपने मदर के वूम में फीटल कंडीशन में, फीटस की कंडीशन में होती है। फीटस में जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी अंगों का निर्माण होता है, उस समय जब उसमें ओवरी का फॉर्मेशन होता है, तो ओवरी के फॉर्मेशन होते समय ही उसके उगोनिया में, यानी उगोनिया में ओवम मदर सेल में क्या होता है, पहले से ही क्या हो जाता है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और यह प्रोसेस चलते चलते जो प्रोफेज मियोसिस डिवीजन के मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटिन अवस्था में जाकर के ये वहीं पर oogenesis की प्रोसेस रुक जाती है। और इस बीच में बच्ची जन्म लेगी। जन्म लेने के बाद जब वो पबर्टी कंडीशन में आएगी, यानी जब उसमें मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा, तो मेंस्ट्रुएशन से पहले उसकी oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसको पूरा होने में लगभग कितना, लगभग 13 इयर्स का समय लग जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह oogenesis हर ओवम के साथ ऐसा होता है? तो उत्तर होगा नहीं। फीमेल में जो फर्स्ट ओवम इस कंडीशन में आकर के लिप्टोटिन अवस्था में आकर के सभी जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। और जब पबर्टी की कंडीशन आती है, तो एक एक ओवम हर 28 डेज के बाद एक्टिवेट होगा और वो अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा और क्या बनाएगा, ऊटिड बनाएगा। यानी ऊटिड मीन्स ओवम को फॉर्म करेगा और इसका ओव्यूलेशन होगा, तब जाकर के जो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से ओवम फीमेल में oogenesis का प्रोसेस फीटल स्टेज से ही शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर ये ओवम का फॉर्मेशन करता है। इसको अभी हम लोग oogenesis में डिटेल में और पढ़ेंगे। अब आई जो मेल में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय दिस प्रोसेस। तो यह प्रोसेस क्या होती है, पबर्टी स्टेज में आकर के शुरू होती है। किसमें? मेल में। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो
मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है, अब इसको हम लोग जाने तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कब शुरू होती है? पबर्टी में, जब किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था प्रारंभ होने के अवस्था में जाकर के क्या होता है, एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस से स्टिमुलेट होकर के फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन से के अफेक्ट में आने पर क्या होता है, ये जो मेल का हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करता है। याद कीजिए क्लास 11th मैंने कहा था बेटा कि हार्मोन वाला चैप्टर एक एक पॉइंट याद रखिएगा, और सेल डिवीजन हर जगह इसकी आवश्यकता है। न तैयार हो तो फिर से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी बायोलॉजी में जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको सेल डिवीजन और हार्मोन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, और ये आपको अच्छे मार्क भी देते हैं, इसलिए आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। इस हार्मोन का टारगेट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब इसके रिस्पांस पर, इसके स्टिमुलेशंस पर क्या करेगा, दो हार्मोन रिलीज करता है, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन रिलीज करता है इस हार्मोन के स्टिमुलेशन में आकर के। फिर क्या होगा, अब इस हार्मोन्स का जो टारगेट होता है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सर्टोली सेल होते हैं उस पर होता है, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है सर्टोली सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, यहां पर जो लेडिक सेल्स होते हैं, ये जो क्या होते हैं, लेडिक सेल्स। तो ये लेडिक सेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल को टारगेट करता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल को टारगेट करता है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, सर्टोली सेल इस हार्मोन की स्टिमुलेशंस में आकर के क्या करता है, तीन प्रकार के, दो हार्मोन और एक प्रोटीन का सिक्रीशन करता है। सिंथेसिस करेगा, सिक्रीशन भी करेगा। एबीपी क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। दूसरी चीज इनहिबिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और एक्टिविन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ध्यान रखिएगा, तीनों का फंक्शन अलग अलग है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये एंड्रोजन के एक्टिविटी को पोटेंशिएट करेगा, जिसकी वजह से स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, जब ये सारे सर्टोली सेल जब अपना फंक्शन पूरा कर लेता है तो क्या करेगा, इसके बाद यही इनहिबिन हार्मोन के द्वारा फीडबैक यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्रेस करता है कि भैया मैंने आपका काम कर दिया है, इसको बना दिया है, अब कैसा है, अब ज्यादा आप मुझ पर प्रेशर मत डालिए, इसको बनाने के लिए हमने बना लिया है, इसलिए अब आप कृपया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर दीजिए। तो इनहिबिन प्रोटीन का फंक्शन ये है। एक्टिविन हार्मोन क्या करता है, एक्टिविन हार्मोन क्या करता है, ये जब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये जब स्पर्म बना, ये स्पर्म क्या करता है, सर्टोली सेल में डाइव करता है, जंप करता है, और जंप करके यहां से उस न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है, उस हार्मोन को गेन करेगा। अब गेन करने के बाद ये क्या होता है, टोटली एक्टिव हो जाता है, न्यूट्रिएटेड हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद फिर कहता है मम्मी बाय बाय, मेरी स्कूल की गाड़ी आ गई, अब मैं स्कूल चला। यानी जहां बनता है वहां से फिर वो आगे मूव कर जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आगे मूव कर जाता है, किसके लिए, एपिडाइडमिस में स्टोर होने के लिए। तो ये इसका फंक्शन है। यानी कुल मिलाकर के ये हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में सपोर्ट करता है। ठीक, अब आइए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टारगेट होता है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या करेगा, इसके प्रेशर में आकर के टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का सिक्रीशन करता है। एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन और सर्टोली सेल्स के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन्स क्या करते हैं, इन दोनों का कम्बो इफेक्ट क्या होता है,
स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट कराना, शुरुआत कराना और उसको पूरा कराना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इनिशिएट कराते हैं, शुरुआत कराते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि भैया अब आप स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब पर्याप्त मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में जब ये फॉर्म हो जाता है, इस लेडिक सेल के द्वारा सीक्रेट हो जाता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये तुरंत एंटीरियर पिट्यूटरी और थैलेमस, हाइपोथैलेमस दोनों को इनहिबिट करता है। भैया अब ज्यादा प्रेशर मत डालिए, आप गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बंद कर दीजिए और आप ल्यूटिनाइजिंग का सिक्रेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका काम मैंने कर दिया है, टेस्टोस्टेरोन को बना करके हमने ड्रॉप कर दिया है ब्लड में। अब आप कृपया क्या काम कीजिए, अब मुझे ज्यादा प्रेशर मत दीजिए और इसका सिक्रेशन आप बंद कर दीजिए और इसका सिक्रेशन आप बंद कर दीजिए, यानी फीडबैक देता है और इसके बाद क्या करता है, उसको सप्रेस करता है। ठीक है, तो दोनों काम होता है। तो भैया स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया मान लीजिए शुरू हो गई, ये हार्मोन इसको, अब ध्यान रखिएगा, अब प्रोसेस हम लोग देखें तो प्रोसेस में क्या है, ये आपका जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया हैं। ठीक है, ये एक स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक, स्पर्मेटोगोनियम पर जब इस लेडिक सेल का इफेक्ट आएगा तो लेडिक सेल क्या करेगा, लेडिक सेल क्या काम करेगा, स्पर्मेटोगोनियम को एक्टिवेट कर देगा और स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा, ये एक्टिवेट होकर के अपने को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने लगेगा। सेल डिवीजन को प्रिपेयर करने लगा, क्या कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, सूत्री विभाजन। यह जब एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, यह एक्टिवेशन से क्या काम करेगा, यह इंटरफेज में जाएगा, ग्रोथ फेज में जाएगा, अपने को मेच्योर करेगा सेल डिवीजन के लिए, यंग फेज के लिए। तब यह क्या हो जाएगी, यही स्पर्मेटोगोनियम क्या हो जाएगी, स्पर्मेटोगोनियम क्या हो जाएगा, यह क्या बनाएगी, ये प्राइमरी oocyte बनाएगी। तो यह प्राइमरी oocyte की क्या हो जाएगी, मदर सेल हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कंटिन्यू 2 सिंपल डिवीजन होते हैं, एक स्पर्मेटोगोनियम में कंटिन्यू 2 सिंपल डिवीजन होंगे, जिसकी वजह से लगभग 4 स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे और सबके सब डिप्लॉयड होंगे। डिप्लॉयड का मतलब इसमें सब में 46 क्रोमोसोम होगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये स्पर्मेटोगोनियम की हर सेल जो बन गई, अब ये फिर अपने को मियासिस डिवीजन के लिए रेडी करेंगी, प्रिपेयर करेंगी, इंटरफेज में जाएंगी, ग्रोथ फेज में जाएंगी और ग्रोथ फेज में जाकर के ये G1, S और G2 फेज को कंप्लीट करेंगी। जब इसको कंप्लीट करेंगी तब क्या होगा, यही स्पर्मेटोगोनिया जो बने हैं, हर स्पर्मेटोगोनिया जो इस फेज को कंप्लीट कर लेगी वह क्या हो जाएगी, प्राइमरी oocyte की मदर सेल हो जाएगी। अब प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट की डिवीजन होगा। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज में लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसको कंप्लीट करते करते क्या हो जाएगा, इसमें जो क्रोमोसोमल डिवीजन यानी जो 2x थी वो 2x क्या हो जाएगी, सॉरी हाँ, ये मेच्योर होकर के क्या हो जाएगी, जब ये मेच्योर मदर सेल हो जाती है तब इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये इस फेज को कंप्लीट कर लेगी तब क्या हो जाएगी, ये प्राइमरी oocyte हो जाएगी, जिसमें क्रोमोसोमल स्टेज डिप्लॉयड ही होगी, यानी 46 क्रोमोसोम इसमें भी होंगे। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट शुरू हुई, जो बात अभी हमने आपको बताया वही सारी चीजें ये कंप्लीट करेगा। इसके बाद ये डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, दोनों सेल क्या हो जाएंगी, हेप्लॉइड हो जाएंगी। और जब दोनों सेल हेप्लॉइड हो जाएंगी, जिसमें क्रोमोसोम, हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेल को हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ध्यान रखिएगा हेप्लॉइड होती है, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होती है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रोसेस यहीं पे हो रहा है। ये जो इसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इनर पोर्शन है, उसी में ट्यूब के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है। अब ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। मियोसिस फर्स्ट के बाद ये जो सेकेंडरी oocytes होती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें जो है मियोसिस सेकेंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा।
मियोसिस सेकंड के प्रोसेस में ये क्या होता है, मियोसिस सेकंड लगभग सिंपल डिवीजन या एग्जैक्ट सिंपल डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। एक सेल दो डॉटर सेल बनाती हैं। तो मियोसिस फर्स्ट सेकंड को कंप्लीट करके यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो डॉटर सेल बनाई, यह दो डॉटर सेल बनाई। इस प्रकार से मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद 4 डॉटर सेल बन गए। ये चारों डॉटर सेल हैप्लॉइड होंगे, इसमें भी क्रोमोसोम 23 होगा। और अब इस चारों संरचना को हम स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड। ठीक है, हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे छात्रों, आप प्रोसेस को देख लीजिए, इसके बाद हिंदी वर्ड्स आप इसको लिख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इसको लिख लेंगे और समझ लेंगे। तो ये स्पर्मेटिड्स होंगे। अब बेटा ध्यान रखना, यहां आकर थोड़ा सा आपको सावधान होकर के बात को सुनने की जरूरत है। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, प्रत्येक स्पर्मेटिड्स में जो एक के साथ हो रहा है वही हर स्पर्मेटिड्स के साथ होगा। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये सभी स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे, हार्मोनल इफेक्ट में आकर के क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म। यानी जीनोटाइपिकली ये सेम होंगे, लेकिन फिनोटाइपिकली क्या होगा, इनमें काफी मॉडिफिकेशन, परिवर्तन आ जाएगा, बाह्य परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से स्पर्मेटिड्स में बाह्य परिवर्तन आने की क्रिया को ही, यानी स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में बदलने की क्रिया ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक, ये स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। और इस प्रकार से जितने बने सब में स्पर्मियोजेनेसिस होगा, और सबके सब क्या होंगे, ये स्पर्म में, इमेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो इमेच्योर स्पर्म बना, ये बेचारा क्या करता है, बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले क्या करता है, भूख भूख भूख, यानी खाने के लिए उसको जरूरत हो जाती है। अब इसको भी भूख लगी है। हाँ, अब इसके लिए भूख लगी है। आपने देखा था एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो बनते ही उसको पोषण प्रदान करने के लिए पहले से एंडोस्पर्म बन करके तैयार था। तो वही चीज तो यहां भी होगा। यहां पर जब यह स्पर्म इमेच्योर स्पर्म बनेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा, पहले से विधाता ने तैयारी कर ली है। क्या, सर्टोली सेल ने ये सारे केमिकल्स बना करके अपने में स्टोर कर रखे हैं कि जब ये बच्ची तैयार होगा तो इसको पोषण कराना मेरा काम होगा। अब ये क्या करेगा, ये स्पर्म सीधे क्या करेगा, ये सीधे जंप इनटू सर्टोली सेल, सीधे सर्टोली सेल में जंप कर जाएगा। यानी पूरा अपना का पूरा हेड इसके अंदर जो है क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। इसके बाद यहां जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसके लायक, एक्टिविन हार्मोन और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स, कौन सा न्यूट्रिएंट्स, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये सब लेकर के क्या करेगा, ये अपने को न्यूट्रिएट होगा, पोषणता से पोषक को लेकर के ये अपने को सेटिस्फाई करेगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। और बेटा इसके बाद अब क्या होगा, अब इसमें एक प्रोसेस होगा। प्रोसेस ये होगा, अब ये इससे बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद क्या काम करेगा, ये जहां बना वहां से क्या होगा, ट्यूब में उस तरफ बढ़ जाएगा जिधर इपिडाइडमिस अधिवृषण है। यानी यहां बनने के बाद अब ये जो स्पर्म है ये क्या काम करेगा, स्पर्मिएशन करेगा। स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन इज रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टू इपिडाइडमिस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जहां स्पर्म बना वहां से अब क्या करेगा, ये इपिडाइडमिस की तरफ मूव करेगा। और जरूरत पड़ेगी, अब ध्यान से सुनिए, अब इसका पाथ क्या होगा, जहां ये बना यहां से क्या काम करेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अब निकल के कहा जाएगा, रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से कहा जाएगा वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से निकल के कहा कलेक्ट हो जाएगा, ये इपिडाइडमिस में स्टोर होता रहेगा। याद कीजिएगा फिगर, इपिडाइडमिस में स्टोर होता रहेगा, इपिडाइडमिस भरता रहेगा। अच्छा जरा सोचिए, इपिडाइडमिस से फिर कहा जाएगा, ये वास डिफरेंस के द्वारा
कहाँ जाएगा? ये सेमिनल फ्लूइड से मिलेगा, वहां जाकर के सीमन में कन्वर्ट होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रोस्टाग्लैंडिन सेमिनल फ्लूइड से मिल करके वहां फिर इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और इसको न्यूट्रिएट करने वाले एंजाइम्स मिलेंगे। इस एंजाइम की सहायता से वहां जाकर के सीमन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और जरूरत पड़ेगी वहां से इजेक्ट आउट कर दिया जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। यही इसका रास्ता होगा, यही इसके जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, तो स्पर्मेशन होगा। स्पर्मेशन के बाद क्या होगा? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर फुल्ली मेच्योर कंडीशन में बाहर आ जाएगा। अब जब फुल्ली मेच्योर कंडीशन में बाहर आ जाएगा, अब यहाँ रुक जाइए, तब इसमें भी क्रोमोसोमल नंबर 23 ही होगा, अर्थात ये भी हैप्लॉइड ही रहेगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ तो ये बन गया, बनने के बाद ये जब फुल्ली मेच्योर हो जाएगा तो उसका रूप क्या होगा? ये होगा, उसका रूप ये होगा। लेकिन यहां पर इसको पढ़ने से पहले एक हिडन पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिए। आपने सुना है ना कि जब कोई चीज, कोई कंपनी किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, ध्यान रखिएगा, आप कभी गेहूं पीसने वाले आटे की चक्की पे गए हैं? गए होंगे, गेहूं पीसते हुए देखा है। जब वो गेहूं को ऊपर डाल देता है, गेहूं पीसने लगता है, पीसने के बाद नीचे एक थैले के द्वारा आप कंटेनर में स्टोर करता है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि जब गेहूं आटा के रूप में बदल करके उस थैले में इकट्ठा होते होते जब उस ग्राइंडिंग मशीन के मुंह तक पहुंच जाता है, तो हर पीसने वाला क्या करता है? एक बार उसको उठा करके झाड़ता है, ठोकता है, नीचे गिरा करके फिर चक्की चालू रहती है। लेकिन वही अगर उसके मुंह में फीडबैक कर जाए, फिर रिवर्स करके भर जाए, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगी। ये कंडीशन, ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं? इसीलिए दे रहा हूं कि इपिडाइडिमिस में क्या होता है, ये जो स्पर्म बनते हैं ये जाके स्टोर होते रहते रहे। लेकिन अगर इपिडाइडिमिस में जो स्पर्म स्टोर हुए हैं, अगर उनका यूज न किया जाए तो क्या होगा? अगर यूज न किया जाए तो रात में कोई खूबसूरत स्वप्न के बहाने ये क्या होते हैं? ये बाहर इजेक्ट आउट होते हैं। ये बॉडी का फिजिकल व्यवस्था सिस्टम है। लेकिन यदि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन किसी प्रकार का मेल को न मिले और ये स्पर्म्स इपिडाइडिमिस में 40 डेज तक रिमेन पड़े रह गए, तो क्या होता है? 40 डेज के बाद ये स्पर्म इपिडाइडिमिस में ही क्या होते हैं? डिजनरेट कर जाते हैं, डिसॉल्व कर जाते हैं। हर स्पर्म में जो स्टोर एनर्जी है वह बॉडी को फीडबैक में मिल जाती है, वापस मिल जाती है। अब ध्यान रखिएगा, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, ये जो हमारे हिंदू धर्म में जो ब्रह्मचर्य के पालन के बारे में कहते हैं, हर जो सीख देने वाला व्यक्ति है वो हर स्टूडेंट या हर व्यक्ति से क्या कहता है? बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करो, 40 डेज तक अपने सीमन को एग्जॉस्ट होने से बचाओ। क्यों? क्योंकि 40 डेज तक अगर आपने स्टोर कर लिया तो जितना सीमन आपके इपिडाइडिमिस में कलेक्ट है, जिसकी वजह से आपकी इंटरनल दुनिया में तूफान मचा हुआ है, वो क्या होगा? जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका तूफान शांत हो जाएगा, आप इजिली हाईली एनर्जेटिक हो जाएंगे और उस एनर्जी का उपयोग आप अपने जीवन के अन्य कार्यों में करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जितना ही स्पर्म को कंज्यूम करेंगे उतना ही हाई रेट से इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट जो है बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा बॉडी कंज्यूम होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपकी एग्जॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये लॉजिक है जो कहते हैं कि भाई 40 डेज तक अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने में अगर आप सफल हो गए तो आपकी वो 40 डेज के अंतर्गत जो भी एनर्जी स्पर्मेटोजेनेसिस में कंज्यूम हुई है वो आपको टर्न बैक वापस मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही चीज बताना था। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं कि ये जो स्पर्म, मेच्योर स्पर्म होता है, उसकी क्या फिजियोलॉजी है, उसकी क्या जेनेटिक स्टेज है। तो जेनेटिक स्टेज में क्या है? ये हैप्लॉइड होता है। ये क्या होता है? यह पूरा पोर्शन देख रहे हैं, ये जो स्पर्म है यह 1, 2, 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक हेड है, ये नेक है जो हेड और मिडिल पोर्शन के बीच में है, ये पोर्शन मिडिल पोर्शन है, और ये टेल है, ये एंड पॉइंट है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा स्पर्म एक प्रकार के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसको यहाँ पे ब्लू लाइन से दिखाया गया है।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, लेकिन एंड पीस जो होती है वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये जो पोर्शन है ये एक्रोसोम कहलाता है। एक्चुअली इस एक्रोसोम में गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं, मोर ओवर गोल्गी बॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और यह गोल्गी बॉडीज क्या करती है, ये प्रोटीन हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है। और यह सिक्रीशन, यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है वो स्पर्म की लाइसिन होता है, जो क्या करता है, जब यह ओवम के वॉल से टच करता है तो ओवम के वॉल को डिजनरेट या डिसॉल्व करने में यह सपोर्ट करता है। यानी दिस एक्रोसोम हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसके बाद का पोर्शन क्या है, ये बड़ा वाला पोर्शन न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, और यहां बीच में ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोलस है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा पूरा न्यूक्लियस ही है। इसके अंदर ये सेल होती तब इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, इसलिए इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। और इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल जो है भरे होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, इस हेड और मिडिल पोर्शन के बीच में इंटरकनेक्टेड क्या होता है, बहुत माइक्रो पोर्शन होता है जो नेक होता है। ठीक है, नेक में क्या होता है, नेक में सेंट्रियोल होता है। नेक में सेंट्रियोल होता है, और सेंट्रियोल एक नहीं दो होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं। और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री पर, एक सेंट्रियोल ये हुआ, एक सेंट्रियोल ये हुआ, एक इस सेंट्रियोल से ठीक 90 डिग्री पर दूसरा सेंट्रियोल होता है। इस प्रकार से ये 2 सेंट्रियोल एक दूसरे से लगे होते हैं, जो यहां पे होते हैं। इस वाले सेंट्रियोल को प्रोक्सोइमल सेंट्रियोल कहते हैं। ये प्रोक्सोइमल सेंट्रियोल जब यह ओवम क्या करेगा, जब यह स्पर्म किसी ओवम में क्या होता है, ट्रांसफर करता है, तो न्यूक्लियस के साथ साथ क्रोमोसोम तो डिसॉल्व हो जाता है, ये न्यूक्लियस प्रवेश करता है, और यह प्रोक्सोइमल जो सेंट्रियोल है यह प्रवेश करता है। इसका फंक्शन क्या होता है आगे चल करके oogenesis में बताएंगे। तो ये क्या होता है, प्रोक्सोइमल सेंट्रियोल क्या करता है, ये क्लीवेज ऑफ जाइगोट, जाइगोट के क्लीवेज में सपोर्ट करता है। ठीक ना, यानी मेयोसिस सेकेंड को कंप्लीट कराने में ये हेल्प करता है। और ये जो डिस्टल है, यहां से क्या होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का क्या होता है, ये फिलामेंट निकलता है, और यही आकर चल के क्या करता है, ये स्पर्म के टेल के सेंट्रल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट में कुछ नहीं, केवल क्या होता है, 10 to 14 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और ये 10 to 14 माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं। 10 to 14 माइटोकॉन्ड्रियाज यहाँ क्या होते हैं, ये स्पाइरली अरेंज होते हैं, और अरेंज होकर के क्या करते हैं, इस मिडिल पोर्शन को सपोर्ट करते हैं। ये काम क्या करता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है इसके टेल को मूवमेंट में, मोबिलिटी में, आगे बढ़ने में। क्यों ये होता है, अब इसके बाद ये जो नीचे का वह सेंट्रल फिलामेंट जो डिस्टल सेंट्रियोल से अटैच होता है, ये बाहर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इस पोर्शन को कहते हैं एक्सोनीमा। ठीक है, एक्सोनीमा कवर्ड होता है, और जो एंड पीस होता है वो नॉट सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये पोर्शन है। ध्यान रखिएगा, एक हेल्दी ह्यूमन में एक क्वाइटस में एक बार इजैकुलेशन में, स्पर्म के इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन क्या होते हैं, मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज क्या होते हैं, ये जो है वो सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अब अगर इनकी संख्या में कमी हो जाए, कभी कभी कुछ लोगों में स्पर्म बनते ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे पेशेंट को एस्पर्मिया कहा जाता है। कुछ में क्या होते हैं, कम बनते हैं, तो ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। ठीक है,
कुछ में क्या होती है, मोबिलिटी कम होती है, तो उनको भिन्न भिन्न टर्मों से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, बशर्ते ये कंडीशन आपकी जो है यहाँ पे जा करके मेल रिप्रोडक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ पे आके बेटा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सारे नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइएगा और बार बार लेक्चर को सुन करके अपने इस पोर्शन को तैयार रखिएगा। कल के डेट में हम लोग दूसरी वीडियो में oogenesis को पढ़ेंगे, और oogenesis जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। प्लीज हैव फोकस and have screenshot, and also like and subscribe and also share to your friends to be perfect in your mission. Thank you very much.